वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। हमारी न्यू सीरीज ICSE स्टार्ट हो रही है, जहां पर मैथ साइंस SST के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ICSE क्लास 8। टॉपिक हमारा है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यानी कि जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी, मेडिवल पीरियड जो चल रहा था, तो मेडिवल पीरियड से जब हम आते हैं मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो जब जो हम मेडिवल से मॉडर्न की तरफ आ रहे थे, शुरुआत इसकी होती है 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, ठीक है। हमारा जो मॉडर्न पीरियड है ये मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप क्लियर है। तो इसकी शुरुआत अगर देखें तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग से होती है। कैसे? जो मुगल साम्राज्य होता है, मुगल एम्पायर जो होता है, वो यहाँ से डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। और वो डिक्लाइन हो रहा होता है और दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, वो धीरे धीरे यहाँ की टेरिटरीज जो थी उसे कॉन्क्वेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो ट्रांजिशन पीरियड जो था उसकी बात हमने कर ली। फिर किस तरीके से हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे यहाँ की टेरिटरीज जो थी उस पर कब्जा कर रही थी, और फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल सुपरमेसी थी, ठीक है, वहाँ पर भी इनका कब्जा होने लगा। और यहीं से हम देखते हैं 18th सेंचुरी के मिड में जो मुगल एम्पायर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और वहाँ से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, द एम्परर्स लॉस्ट देयर पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये हम लोगों ने भी बात की, जो एम्परर थे, मुगल एम्परर, फर्स्ट हाफ में वो क्या कर रहे थे, अपनी पावर को खो रहे थे। जो उनकी पावर थी, जो उनकी ग्लोरी थी, वो यहीं से वो लोग खोने लगे। धीरे धीरे इनका एम्पायर जो था वो श्रिंक होने लगा इसी वजह से, और जो इतना बड़ा एम्पायर था इंडिया में इनका, वो श्रिंक होके दिल्ली के आसपास लगभग कुछ स्क्वायर माइल में ही रह गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो क्या था, जब ब्रिटिशर्स जो थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जब उसका कब्जा बढ़ने लगा, ये लोग क्या है, सिमट के रह गए, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब का शासन चल रहा था, ठीक है। इसके बाद ही हम देखते हैं तेजी से डिक्लाइन पे आते हैं ये लोग। तो औरंगजेब का शासन चल रहा था, जब हम देखते हैं उसी टाइम में औरंगजेब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी जिससे कि लोग बड़े नाराज़ हो गए थे, और यहीं से यूनिटी वगैरह जो थी वो हम लोग देखते हैं कि वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है। यूनिटी जो है वो यहीं से औरंगजेब के टाइम से ही ख़त्म होने लगती है। औरंगजेब का टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1658 CE से 1707 CE, ठीक है। यानी कि लगभग 50 सालों तक औरंगजेब का शासन रहा। वहीं से यूनिटी इनकी जो थी वो टूटने लगी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उनके जो सक्सेसर थे, ठीक है, उत्तराधिकारी जो थे, उनके लिए लड़ाइयाँ होने लगी। और उस लड़ाइयों में औरंगजेब के 3 बेटे थे, आपस में भाई गद्दी पे बैठने के लिए लड़ाई होगी ही। ऐसा थोड़ी है कि हाँ जो बड़ा है वो गद्दी पे बैठ जाए, वहाँ तो लड़ाइयाँ होंगी। तो वहाँ लड़ाइयाँ जब चल रही थी तो उसी में फाइनली बहादुर शाह, एक बहादुर शाह जफ़र है, एक बहादुर शाह, तो बहादुर शाह की बात हो रही। तो बहादुर शाह जो है वो लगभग 65 ईयर की एज में गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। अब औरंगजेब के बाद के जो आते हैं मुगल एम्पायर, उनमें बहादुर शाह जो है वो फर्स्ट नंबर पे रहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे और भी आते हैं जो कि कह सकते हैं सक्सेस उतनी नहीं दिला पाते हैं, और उसके बाद ही ये शासन जो है या एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लगभग 65 साल की एज में बहादुर शाह जो है वो एम्पायर बनते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं द लेटर मुगल्स यानी कि औरंगजेब के बाद के जो मुगल्स थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वहाँ से लेकर लास्ट तक के जो थे, जहाँ से मुगल एम्पायर जो है ख़त्म हो गया, वहाँ तक की हम लोग बात करेंगे। यानी कि टाइम पीरियड है औरंगजेब के डेथ वाला 1707 से लेके 1857, जहाँ पर मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पीरियड की, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर शासक आए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह ये कौन है, जिनके बारे में भी हम लोग बात किए थे कि औरंगजेब के बेटे थे, जो कि लगभग 65 ईयर की एज में शासक बने थे, ओके। तो 1707 से 1712। फिर आते हैं जहांदार शाह, ये 1712 से
1730, इनका टाइम पीरियड काफ़ी छोटा था। फिर आते हैं फ़र्रुखशियर 1713 से 1719। फिर आते हैं मोहम्मद शाह 1719 टू 1748। फिर आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आते हैं आलमगीर टू 1759 से 1806 यानी 1806। फिर आते हैं अकबर टू, अकबर महान नहीं, अकबर टू की बात हो रही है, तो फिर 1806 से यानी 1806 से 1837। फिर आते हैं बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुग़ल एम्पायर थे और इनका टाइम पीरियड रहता है 1837 से 1857। इसके बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरी तरह से उनके हाथ में सत्ता आ जाती है। चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के कारण, उसके पतन के कारण तो बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से हम देखते हैं मुग़ल एम्पायर जो था उसका अंत हो गया। कौन कौन से रीज़न थे आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पॉलिटिक्स इन मुग़ल कोर्ट। ठीक है, मुग़ल कोर्ट में कुछ पॉलिटिक्स चल रही थी, तो ये तो सबसे बड़ा कारण होता है किसी को भी डुबाने का, है ना। तो यहाँ पर भी क्या था कि जो नोबल्स थे, नोबल्स यानी कि अमीर लोग जो थे, कोर्ट में ऐसे ही लोग होते हैं, तो वो क्या थे, वो 4 ग्रुप्स पे डिवाइड थे। 4 ग्रुप्स उनके बन रखे थे। 4 ग्रुप्स किसके थे? हिंदुस्तानीज़ के थे। ठीक है, हिंदुस्तानी, ईरानी, अफ़गानी एंड तुरानी, इन 4 के ग्रुप्स बने थे। हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से ही थे, ईरानी जो कि कहाँ से आए थे, पर्शिया से आए थे, एंड अफ़गान्स जो थे वो कहाँ से आए थे, इंडस रीजन जो है उसके पार माउंटेन बॉर्डर की तरफ से वो लोग आए थे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तुरानीज़ जो थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे ट्रांसोक्शियाना। ठीक है, ट्रांसोक्शियाना से आए थे। अब क्या था, ये सभी लोग क्या थे, अलग अलग जगहों से थे। जब अलग एक ही जगह के लोग होते हैं फिर भी जाहिर सी बात है पावर अपने हाथ में लेने के लिए झगड़े होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो औरंगजेब था उसके बाद उसके 3 बेटों के बीच में ही झगड़े हुए। तो यहाँ भी क्या था कि अलग अलग जगह से थे तो और ज़्यादा उनमें कॉन्फ्लिक्ट थे, और ज़्यादा उनमें लड़ाई झगड़े थे, जिसके लिए हमेशा समय समय पर आपस में लड़ाई होती थी। तो कोर्ट में ही क्या था, यूनिटी नहीं थी, तो बाहर कहाँ से रहेगी, तो कोर्ट में ही यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो इन मुग़ल एम्पायर का या कह सकते हैं मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, यूनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वहाँ यूनिटी ही नहीं थी, तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और इसकी वजह से जो कह सकते हैं मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी थी, उसकी जो प्रेस्टीज थी, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। चलिए अगला कारण इसका था जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस क्या था? ठीक है, सबसे पहली चीज़ अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो नोबल्स थे उनके बीच में झगड़े हो रहे थे, किस लिए कि पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो उन्हें चाहिए था। इसके अलावा उनके बीच में एक और चीज़ को लेकर झगड़े थे, वो क्या थी, वो चीज़ ये थी कि वो चाहते थे कि जो बेनिफिशियल रीजन है वहाँ की जागीर उनको मिले। ठीक है, जहाँ पर उनका प्रॉफिट हो ऐसे एरिया की जागीर उनको चाहिए थी। अब जागीर क्या है ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जागीरदारी या फिर जागीरदारी सिस्टम या जागीर क्या था कि जो ऑफिसर्स होते थे मुग़ल एम्पायर के, उनको जो सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी कैसे दी जाती थी, वो लैंड के रूप में कोई एरिया जो था वो दे दिया जाता था। वहाँ की लैंड्स जो थी वो उसकी होती थी कि वहाँ पर वो क्या करवाएगा, खेती करवाएगा। इसके अलावा उधर के जो फार्मर्स हैं वो जो खेती कर रहे हैं वहाँ से रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ उसकी सैलरी जो है वो उसी से बन जाएगी। तो ये था जागीरदारी सिस्टम। अब इसमें क्या है कि हर कोई यही चाहेगा कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो, वो एरिया ही मिले, इसलिए इनके बीच में एक और झगड़े का कारण ये था। ठीक है, अच्छा अब देखें तो जो 17वीं सेंचुरी का एंड था, 17वीं सेंचुरी यानी कि 1600 से हम लोग लेंगे 1700 का टाइम पीरियड, ये आपका 17वीं सेंचुरी है। अब इसका एंड मान लेते हैं 70 से हम लोग मान लेते हैं 1700 तक का जो टाइम है। ठीक है, तो ये एंड वाला टाइम। तो इस समय में क्या है कि एम्पायर जो था वो टूट रहा था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य टूट रहा था, अलग अलग भाई बट रहा था वो। तो इससे क्या है, उनकी लैंड जो थी वो कम होती जा रही थी, नए नए ऑफिसर्स जो थे वो भी अपॉइंट हो रहे थे, तो और ज़्यादा जागीर की ज़रूरत थी। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या किया, जो ताज की लैंड थी उसको भी जागीर के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ताज की लैंड को भी जागीर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो रेवेन्यू जहाँ से आ रहा था, एक तो वैसे ही पहले इनकी जो ज़मीनें थी, इनकी लैंड जो थी वो इनसे छीनती जा रही थी, एम्पायर टूट रहा है तो। ठीक है, उसके अलावा इस तरीके से वो जागीर के रूप में अपनी लैंड जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, और जिसकी वजह से जो एम्परर थे उनकी पावर जो थी वो कम होने लगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण था। अगला कारण देखते हैं हम लोग, वीक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन,
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इनका वीक था। देखिए किसी भी कंट्री के लिए ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पर यही क्या था, ये वीक होने लगा। तो जब जाहिर सी बात है वीक होगा तो कोई भी कभी भी अटैक करेगा। ये वीक होने लगा, इसका बड़ा कारण क्या था? सबसे पहले आते हैं हम मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम इसका एक बड़ा कारण था। मनसबदारी सिस्टम क्या था? मनसबदारी सिस्टम किसी पर्सन को मनसबदार के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि मनसबदार के रूप में वो अपॉइंट हो गया। अब इसका काम क्या होता था? इसका काम ये होता था कि जो आर्मी है उसको मेंटेन रखना, एक स्केल या नंबर्स जो हैं वो फिक्स होते थे कि इतने लोग सेना में होने ही चाहिए। ठीक है, इतने पैदल, घुड़सवार, इन्फेंट, कैवलरी जो है वो होने ही चाहिए। तो इनका ये काम होता था कि ये जो नंबर्स हैं इनको ये मेंटेन रखे, जिसके बदले में इनको वेतन के रूप में क्या दिया जाता था? इनको वेतन के रूप में या सैलरी के रूप में इनको दिया जाता था जागीर। ठीक है, जागीर अभी हम लोगों ने बात कर ली कि क्या था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिस्टम था। अब ये सिस्टम जो था अकबर के टाइम में तो सही चल रहा था, लेकिन इस समय तक आते आते यानी 17वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते ये सिस्टम जो था वो गड़बड़ होने लगा। क्यों गड़बड़ होने लगा? हमने अभी जो जस्ट पहले वाले टॉपिक पे बात की, यहाँ पर वेतन के रूप में जब जागीर दी जा रही, जागीरें क्या थी? कम होने लगी थी। जब जागीर कम होने लगी लोगों को, यानी उनका वेतन सही से नहीं मिल रहा है, तो वो काम भी सही से नहीं कर रहे थे। और यहाँ से जन्म हुआ या बॉर्न हुआ कौन? करप्शन। मतलब कि यहाँ से भ्रष्टाचार या करप्शन जो है उसका जन्म हुआ, या करप्शन जो है वो बढ़ने लगा। अच्छा, इसके अलावा जो लोग मनसबदार थे, ठीक है, जिनको अपॉइंट किया गया था, वो लोग क्या किए? जब उनका सैलरी जो है वो सही से नहीं मिल रही है तो क्या करने लगे? इसकी वजह से वो करप्ट होने लगे यानी कि उस नंबर को, उस स्केल को मेंटेन नहीं रखते थे। इसके लिए गलत तरीके जो थे वो अपनाने लगे, अडॉप्ट करने लगे। गलत तरीके मतलब कि जैसे अगर उनको इतनी आर्मी रखनी है, हो सकता है वो झूठ बोल देते हो कि हाँ इतनी रखी है, बट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें कि ये लोग जो है गलत वे में आ गए इस वजह से, क्योंकि इनका वेतन इनको सही से नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसकी वजह से फिर हम क्या देखते हैं कि इनकी मिलिट्री जो है वो वीक होने लगी। ठीक है, जब नंबर सही नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा क्या था कि उसे मॉडर्नाइज नहीं कर रहे थे। अब क्या है, समय जब चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नेवी आ गई, इन्होंने नेवी को नहीं अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये क्या है, इस मामले में लोगों से कमज़ोर हो गए। उसके अलावा नए नए इक्विपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही, उसे अब अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या होते गए? वीक होते गए, और इसकी वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर होने लगा, और ये एक बड़ा कारण था इस एम्पायर के टूटने का। आते हैं अगला कारण। अगला कारण है वॉर्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। देखिए, जब कोई एम्परर है, जब उसकी डेथ हो जाती तो उसके बाद उसकी गद्दी खाली हो जाती। अब इस पर बैठने के लिए कि कौन अब रूलर बनेगा, इसके लिए भी लोगों में आपस में फ़ाइट होती। वो जो रूलर होता था उसके बेटे जो होते थे उनमें भी फ़ाइट होती थी। हो सकता है नोबल्स जो थे वो भी अपने राइट्स दिखा सकते थे, गवर्नर अपने राइट्स दिखा सकता था, जो फैमिली मेम्बर कोई और होता था, ठीक है, रिलेटिव्स होते थे, वो अपने राइट्स दिखाने लगते, ठीक है, कि वो गद्दी पर बैठेंगे। जिसकी वजह से क्या था, अक्सर जो युद्ध थे या वॉर्स जो थे वो छिड़ जाया करते थे, आपस में टकराव होते थे। अब जब क्या था कि लेके सक्सेशन वाली बात को लेके जब आपस में लड़ाइयाँ होने लगती थी, इसकी वजह से क्या था, बहुत सारा नुकसान होता था। वेल्थ अच्छा खासा जाता था, रिसोर्सेज जो थे उनका भी अच्छा खासा नुकसान होता था, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और क्या था, कोई भी एम्पायर है, जब उसके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, उसकी वेल्थ पूरी ख़त्म होती जा रही है, तो क्या होगा, वो एम्पायर एक तो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, कोई अगर बैठा 1 साल के लिए गद्दी पे बैठा, उसको अगले ने हटा दिया, वो बैठ गया। ठीक है, तो एक तो वो स्टेबल भी नहीं रह पा रहा है, दूसरे वो वीक होता जाएगा। ठीक है, कि आपस में ही जब झगड़े हो रहे हैं। ठीक, तो इसकी वजह से ये एम्पायर जो थे वो कमज़ोर होने लगे, और ये एक बड़ा कारण रहा इन एम्पायर के डिक्लाइन होने का। अब बात करते हैं हम लोग औरंगजेब पॉलिसीज़ की। ठीक है, औरंगजेब पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब जो था उसने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, जिसके लिए लोग जो थे उसके अगेंस्ट भी हो गए, ज़बरदस्ती अपनी पॉलिसीज़ को वो लोगों के ऊपर इम्पोज करता था, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि औरंगजेब एक बहुत सक्सेसफुल एम्परर नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उसकी पॉलिसी क्या थी कि जो उसकी पॉलिटिक्स है, जो उसकी राजनीति है, जो उसकी सत्ता है, वो उसमें बिल्कुल भी रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं चाहेगा। ठीक है, तो रिलीजियस इंटॉलरेंस वो बिल्कुल नहीं चाहता था अपनी सत्ता में, अपनी पॉलिटिक्स में।
इसके पहले क्या होता था, जैसे जो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो ये नहीं चाहता था, पहले क्या था, लोग जो उलेमा वगैरह होते थे धर्म से जुड़े हुए, ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ प्रीस्ट होते हैं, है ना, उनसे लोग सजेशन लेते हैं, उनसे पूजा पाठ करवाते हैं, तो ऐसे उलेमा का उनके प्रीस्ट होते थे। तो वो क्या किया कि उसने कहा इनका कोई हमको इंटॉलरेंस जो है वो नहीं चाहिए, ठीक। अब इसकी वजह से एक ग्रुप जो है वो नाराज़ हो गया कि पहले अब तक तो चीज़ें जो थी वो चली आ रही थी, अब इसने बिल्कुल से हटा दिया, तो इस वजह से एक ग्रुप जो था वो नाराज़ हो गया। डेक्कन कैंपेन, डेक्कन की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा फिर आगे फाइट वगैरह हुई, बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, एक ये बड़ा कारण हुआ, हर तरह का नुकसान हुआ। इसके अलावा समय समय पर वो अपनी कह सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए, साम्राज्य को, एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए लोगों से फाइट भी करता रहता था, जैसे जाट हो गए, सिख हो गए, मराठास हो गए, राजपूत हो गए, इनसे समय समय पर फाइट होती रहती थी, जिससे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती थी, बहुत सारा रिसोर्सेज का भी नुकसान होता था, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे राजपूत जिनका कि इसको सपोर्ट था, जो इसे सपोर्ट करते थे, ठीक है, उन्हें भी इसने नाराज़ किया, जिसकी वजह से लॉयल राजपूत जो थे उनका सपोर्ट इसने खो दिया। तो ये क्या हुआ, ये भी एक बड़ा कारण बना कि जो इसकी पॉलिसीज़ थी औरंगजेब की, वो जो मुगल एम्पायर है उसके डिक्लाइन होने में एक बड़ा कारण बना। इकोनॉमी बैंकरप्सी, ये भी एक बड़ा रीज़न था इसका, ठीक है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। कैसे, देखिए, अगर किसी के पास वेल्थ है, धन है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वो अपनी आर्मी को भी स्ट्रांग रख सकेगा, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो इंतज़ाम कर सकेगा, ठीक है, और बाकी तो वेल्थ से सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, तो अपनी जो कंट्री है उसी को ही, अपने एम्पायर को ही वो स्ट्रांग नहीं बना पाएगा क्योंकि वेल्थ की कमी है, तो क्या होगा, उसकी वजह से कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक बैंकरप्सी वाज अ मेजर रीज़न, इसके लिए ये एक बड़ा रीज़न था। किस तरीके से, हम देखते हैं बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारे युद्ध जो थे उसमें तो खर्च हो ही रहे थे, ठीक है, समय समय पर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपस में, उसमें खर्च हो रहे थे पैसे अच्छे खासे, ठीक है, उनके रिसोर्सेज वगैरह। इसके अलावा जो रॉयल ट्रेजरी थी, यानी शाही खजाना जो था, शाहजहाँ के द्वारा कई मॉन्यूमेंट्स जो थे वो बनवाए गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और जिसकी वजह से शाही खजाना जो था वो खाली हो गया। इसके अलावा औरंगजेब जो डेक्कन की तरफ उसका कैंपेन हुआ, ठीक है, डेक्कन अभियान जो था, कि उधर की तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ट्रेजर जो था, खजाना जो था, वो पूरी तरह से खाली हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, धन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, बाकी रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन की बात करें, यानी विदेशी आक्रमण समय समय पर पहले के ही टाइम से होते रहे। हम लोग जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मुगल एम्पायर था वो क्यों ढह गया, उसका पतन क्यों हुआ, ठीक है, उसका अंत क्यों हो गया, उसके कारण में हम देख रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेजन, इसमें बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेजन था किसका, पर्शिया का रूलर जो था, ठीक है, नादिर शाह, पर्शियन रूलर नादिर शाह। दूसरा अफगान का अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। ये लोग जो थे बार बार अटैक करते थे, लूटते थे और चले जाते थे। पहले के ही टाइम से लोगों को पता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो जिसकी वजह से वो लोग समय समय पर आते, लूटते और चले जाते। इस टाइम भी ये लोग यही चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। नादिर शाह जो था, जब वो दिल्ली को लूटने आया तो यहाँ पर पिकॉक थ्रोन जो था उस पर लगा हुआ कोहिनूर वो अपने साथ ले गया, ठीक। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली जो था वो नदर्न इंडिया पे बार बार वो भी अटैक करता रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इससे एक तरह से कह सकते हैं मुगल एम्पायर जो था उसकी प्रेस्टीज बिल्कुल चकनाचूर हो गई, ठीक है। किसी को बार बार लूटेंगे, वहाँ की वेल्थ जो है बार बार ले जाएंगे अपने साथ, तो वहाँ पे क्या है, कुछ बचेगा ही नहीं एक तरह से। दूसरे उसकी प्रेस्टीज जो है उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। तो ये फॉरेन इन्वेजन जो है वो भी इसका एक बड़ा कारण है। अब आते हैं थोड़ा सा कोहिनूर डायमंड जो है इसकी बात करते हैं। कोहिनूर डायमंड जो था, ठीक है, तो ये क्या था, ये मिला था कहाँ से, पिकॉक थ्रोन से ले गया था नादिर शाह। अब ये पिकॉक थ्रोन जो था ये शाहजहाँ ने बनवाया था। जब शाहजहाँ रूल कर रहे थे तो उन्होंने पिकॉक थ्रोन जो था वो अपने लिए बनवाया था, जिसमें बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स लगवाए गए थे उन्होंने, ठीक है। उसी में एक कोहिनूर डायमंड जो था वो भी लगवाया था उन्होंने। और अटैक होता है नादिर शाह का कब, 1739। कब होता है, 1739। और नादिर शाह का जो अटैक होता है उसके बाद ये उस डायमंड को अपने साथ ले जाता है। ये डायमंड बहुत ही प्रीशियस था, ठीक है, नादिर शाह अपने साथ ले जाता है। उसके बाद 1813 में पंजाब के रूलर होते हैं रंजीत सिंह, ठीक है, पंजाब के रूलर रंजीत सिंह। कब, 1813। वो क्या करते हैं, वो उससे इस कोहिनूर को
ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। यानी कि जो कोहिनूर इंडिया से चला गया था बाहर, वो वापस से इंडिया में आ गया। लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और यहाँ से वो लोग इस डायमंड को, जो हमारा कोहिनूर था, उसे वो लोग यहाँ से ले जाते हैं। कब? 1839। और वहाँ ले जाकर उनकी जो रॉयल फैमिली थी, उनका जो क्राउन था, उसमें इसे जड़ दिया गया। ठीक है, उस क्राउन में इसे लगा दिया गया। तो यानी कि जो कोहिनूर हमारे पास से चला गया था, फिर वापस भी ले लिया गया किसी तरह से, लेकिन वो फिर से चला गया और आज वो वहाँ की रॉयल फैमिली के लिए कह सकते हैं कि शान का काम कर रहा है। अब बात करते हैं वीक सक्सेसर। तो जो मुग़ल एम्पायर के बाद के सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। कैसे वीक थे? देखिए, जो औरंगजेब था, पहले उसने शासन अच्छा खासा एक्सपेंड किया। ठीक है, उसने एक बड़ा एम्पायर जो था वो खड़ा किया औरंगजेब ने। इसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो उतने ज़्यादा काबिल नहीं थे, वो प्लेजर लविंग थे। मतलब ये कि जहाँ से उन्हें जैसे सुख मिल सके, जैसे वो एंजॉय कर सके, वो उसमें बिजी रहते थे। अब जब वो जो उसके सक्सेसर थे वो जब अपने इन्हीं चीज़ों में बिजी थे, तो यानी कि राज्य को कौन चलाएगा? तो जो नोबेल्स थे वो पहले ही उनमें फाइट होती थी। ठीक है, कि राइट्स अपने हाथ में लेने हैं, पावर अपने हाथ में लेनी है। तो ऐसे में वो क्या करते थे? इनसे अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। यानी कि अब जो ये नए सक्सेसर थे उसके, ठीक है, वो और चीज़ों पे ध्यान दे नहीं रहे थे। जैसे जो कहा जाता था वो उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें कर रहे थे। उनको बस अपने एंजॉय से मतलब था, वो चीज़ें देख रहे थे। अब ऐसे में क्या था कि नोबेल्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करवा रहे थे। यानी कि ये जो सक्सेसर थे वो अब बस पपेट बन के रह गए थे उनके। ठीक है, क्या बन के रह गए थे? पपेट बन के रह गए थे। और इसी दौरान जो गवर्नर्स थे, अलग अलग प्रोविंसेस पे अलग अलग गवर्नर्स जो थे वो देखभाल के लिए अपॉइंट कर दिए जाते थे। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने देखा कि भाई हमारा राजा तो कुछ कर नहीं रहा है। जब राजा कुछ नहीं कर रहा है तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी प्रोविंसेस जो थी उन्हें इंडिपेंडेंटली स्टेट जो था वो इस्टेब्लिश उन्होंने किया, या फिर डिक्लेयर कर दिया कि अब वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। अब इससे क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जो राज्य है, जो एम्पायर है, वो क्या होगा? कमज़ोर होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, यानी उसका विघटन होने लगा, वो टूटने लगा। और फिर ये क्या बना? उसके पतन का कारण। तो मुग़ल एम्पायर जो था वो तरह तरह से, बहुत सारे कारणों से वो टूटने लगा, डिसइंटीग्रेशन उसका होने लगा। इसका पूरा फ़ायदा किसने उठाया? पूरा फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे पहले यहाँ के कह सकते हैं जो प्रोविंसेस थे उनको हाथ में लिया, फिर उसके बाद सत्ता जो थी वो अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं 1857 का जो रेबल है वो होता है, जहाँ पर क्या है, 1857 का जब रेबल होता है तो उसमें लोग जो थे वो बहादुर शाह जफ़र के पास जाते हैं कि वो इस रेबल में जो ये विद्रोह किया जा रहा है भारतीयों के द्वारा, इसमें वो पार्टिसिपेट करे। क्यों? क्योंकि वो एक राजा था, है ना। राजा का कह सकते हैं कि जब वो लीडरशिप करेगा तो उसकी बात अलग होती है, और हुआ भी यही कि उसका एक अलग ही असर था जब बहादुर शाह जफ़र जो था वो इन रेबेलियन के साथ में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को हरा दिया। ठीक है, जब बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने हरा दिया तो वहाँ से उसे भेज दिया गया रंगून, जहाँ पर डेथ हो गई। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र वैसे भी वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें बूढ़े बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। तो उन्हें जब रंगून भेज दिया गया, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से मुग़ल एम्पायर जो था, क्योंकि लास्ट जो रूलर था वो बहादुर शाह जफ़र था, और यहाँ पर 1857 में मुग़ल एम्पायर का पूरी तरह से पतन हो गया, यानी कि मुग़ल एम्पायर यहाँ से ख़त्म हो गया। और यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो एम्पायर, मुग़ल एम्पायर लगभग 3 सेंचुरी से चल रहा था, यानी 300 सालों से चल रहा था, वो यहाँ पर उसका अंत कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और फिर अगले 200 सालों के लिए कब्जा रहता है इंडिया पर किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।